हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका मोहित जी के ट्रिक पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की स्थापत्य कला। क्या रहेगा? राजस्थान की स्थापत्य कला। राजस्थान की स्थापत्य कला के अंदर राजस्थान के अंदर जो प्रमुख दुर्ग है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो भी राजस्थान के अंदर प्रमुख दुर्ग है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दुर्गों के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि दुर्ग या गढ़ कहते किसे हैं। तो लिख सकते हैं कि दुर्ग या गढ़ किसे कहते हैं? ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त क्या हो? संसाधनों। क्या हो? पर्याप्त संसाधनों। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे गढ़ या दुर्ग कहेंगे। उसके बाद किला आता है। किला किसे कहेंगे? तो राज्य का छोटा भवन, राज्य का क्या? छोटा भवन जिसमें सुरक्षा पर्याप्त संसाधनों से क्या कहेंगे? किला कहेंगे। यदि दुर्गों का सर्वप्रथम यदि प्रमाण हमें पूछा जाए कि दुर्गों का सर्वप्रथम हमें प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो दुर्गों का सबसे जो पहले हमें प्रमाण मिलता है, सर्वप्रथम हमें प्रमाण मिलता है वो हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। और दुर्गों का सर्वप्रथम यदि वर्गीकरण पूछा जाए कि दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण हमें कहाँ से मिलता है, तो सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण है वो मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों की जो श्रेणियाँ जो प्रकार है वो कितने बताए गए? 6 बताए गए। कितने बताए गए? 6 बताए गए हैं। और वापस से कौटिल्य ने जो दुर्गों की श्रेणियाँ बताई है वो कितनी बताई है? वो 4 बताई। कितनी बताई है? कौटिल्य ने दुर्ग की 4 श्रेणियाँ बताई। मनुस्मृति ने 6 श्रेणियाँ बताई है और कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियाँ बताई है। जो गिरि दुर्ग है, औद्योग दुर्ग है, वन दुर्ग है और धानु श्रेणी है, 4 श्रेणियाँ बताई है। और दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण है वो हमें मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार से मिलता है। दुर्गों का पहला प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। और वापस हम देखेंगे इसकी व्याख्या के अनुसार देखेंगे जो कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियाँ बताई उनको अभी पहले ये जो गिरि दुर्ग है, फिर औद्योग दुर्ग है, फिर वन दुर्ग है, विधानो श्रेणी। इनको व्याख्या से हम देखें, गिरि का मतलब आप समझ सकते हैं, गिरि का मतलब पहाड़ी होता है या पहाड़ होता है। तो पहाड़ी पर जो निर्मित दुर्ग है उसे क्या कहेंगे? गिरि दुर्ग कहेंगे। फिर आता है औद्योग दुर्ग। औद्योग दुर्ग नदियों के संगम पर जो है उसे क्या कहेंगे? औद्योग दुर्ग कहेंगे। फिर आता है वन। आप वन से समझ सकते हैं कि जो दुर्ग जंगलों से घिरे होते हैं उसे जंगल, उसे वन दुर्ग कहते हैं। फिर आता है धानुष श्रेणी। समतल भूमि पर, जो समतल या सपाट भूमि पर जो भी दुर्ग है उसे क्या कहेंगे? वो धानुष की श्रेणी में आते हैं। जैसे इसका उदाहरण आप देख सकते हो, जैसलमेर का जो किला है वो एक धानुष की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 2 की तरफ। फिर तीसरा शुक्र नीति के अनुसार। किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्गों की श्रेणियाँ कितनी बताई गई है? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियाँ जो है 9 बताई गई है। और कौटिल्य ने दुर्गों की श्रेणियाँ कितनी बताई है? 4 बताई है। और मनुस्मृति ने दुर्गों की कितनी श्रेणियाँ बताई है? 6 प्रकार बताए है। और दुर्गों का जो पहला प्रमाण है हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। और वापस देखें कि दुर्गों गढ़ किसे कहते हैं? ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधनों से दुर्ग कहेंगे। और किला राज्य का छोटा भवन जिसमें सुरक्षा पर्याप्त हेतु संसाधन रखे जाए उसे क्या कहेंगे? किला कहेंगे। और आगे बढ़ेंगे। अभी कौटिल्य ने जो ये बताई है ये वो तो कितनी बताई थी आपको पता देगी, कौटिल्य ने 4 बताई थी। उसके बाद आते हैं शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कुल कितनी श्रेणियां बताई गई है? शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्गों की श्रेणियां बताई गई हमें वो बताई गई है 9 बताई गई। कितनी बताई गई है? 9 बताई गई है। जो हम देख सकते हैं कि पहली है गिरि दुर्ग, फिर दूसरी एरण दुर्ग, तीसरी वन दुर्ग, चौथी दानवन श्रेणी, पांचवी जल दुर्ग, छठी पारिख, फिर सातवीं परिध, फिर 8वीं सैन्य और 9वीं कौन सी है? सहाय। इसकी हम व्याख्या के अनुसार इसको वापस हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गिरि दुर्ग के बारे में। पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग उदाहरण यदि देखें तो मेहरानगढ़ और जयगढ़ ये क्या है? ये गिरि की श्रेणी में आते हैं। फिर दूसरा है एरण। ऐसा दुर्ग जहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या हो? कठिन या दुर्गम हो। कठिन या दुर्गम उसे क्या कहेंगे? उसे एरण कहेंगे। फिर आता है वन दुर्ग। कौन से दुर्ग? वन दुर्ग। घने जंगलों में निर्मित है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, वन दुर्ग का रणथंभौर का जो दुर्ग है वो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। फिर धानवन। ऐसा दुर्ग जहाँ समतल सतह पर निर्मित उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे धानवन श्रेणी। इसमें एक जूनागढ़ है, आप एक सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर का आप लिख सकते हो कि जैसलमेर का किला है वो भी एक धानवन की श्रेणी में आता है। फिर 5 नंबर पे जल दुर्ग। पानी से घिरा हुआ नदियों के संगम पर उसे क्या कहेंगे? जल दुर्ग कहेंगे। फिर आता है 6 नंबर पारिक दुर्ग। कौन सा दुर्ग? पारिक दुर्ग। जिसके चारों तरफ खाई है उसे क्या कहेंगे? पारिक दुर्ग कहेंगे। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, लोहागढ़ जो भरतपुर का जो दुर्ग है वो एक पारिक की श्रेणी में आता है। फिर 7 नंबर पे परिध, जिसके चारों तरफ दीवार या परकोटा उसे क्या कहेंगे? परिध दुर्ग कहेंगे। फिर आता है 8 नंबर पे। कितने नंबर पे? 8 नंबर पे आता है सैन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग है ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिक निवास करते हैं। क्या निवास करते हैं? सैनिक निवास करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सैन्य दुर्ग कहेंगे। फिर लास्ट एंड 9 नंबर पे आता है जो शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्गों की श्रेणियां हैं उसमें से जो 9 नंबर पे आता है वो है सहायक दुर्ग। सहायक दुर्ग जहाँ पर सैनिक प्लस आमजन दोनों निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? सहायक दुर्ग कहते हैं। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, जो जैसलमेर
का किला है और जो चित्तौड़ का किला है, ये दोनों है जो सहायक के दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सैनिक भी निवास करते हैं और आम जन दोनों भी निवास करते हैं, और जो चित्तौड़गढ़ है उसके अंदर खेती भी की जाती थी, ये हम पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जो अपन ये 3 श्रेणियाँ पढ़ ली, एक शुक्र नीति के अनुसार और एक कौटिल्य के अनुसार और एक है मनुस्मृति के अनुसार। मनुस्मृति ने 6 प्रकार की श्रेणियाँ बताई है, कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियाँ बताई है और वापस शुक्र नीति ने इसकी कितनी श्रेणियाँ बताई है, शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणियाँ बताई गई है। हमने अभी तक जो भी श्रेणियाँ पढ़ी है, इसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ जो श्रेणियाँ बताई गई है वो गिरि दुर्ग को बताया गया। जो भी ये सर्वश्रेष्ठ श्रेणी किसको बताया गया, गिरि दुर्ग को। किसको, गिरि दुर्ग को बताया। किसने बताया, मनुस्मृति और कौटिल्य के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग की श्रेणी है कौन सी है, गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग की वो श्रेणी जिसको मतलब पहाड़ पर जो निर्मित दुर्ग होता है उसे क्या कहेंगे, गिरि दुर्ग की वो श्रेणी में आता है। इसको मनुस्मृति और कौटिल्य ने इसको सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की श्रेणी बताया। और शुक्र नीति के अनुसार जो यदि सर्वश्रेष्ठ यदि श्रेणी यदि हम देखें तो सैन्य दुर्ग है। सैन्य दुर्ग जिसके अंदर सैनिकों को रखा जाता है, जहाँ पे सैनिकों के रहने की व्यवस्था हो, जहाँ पे सैनिक रहते हैं, जहाँ पे सैनिक और आमजन दोनों निवास करते हैं, वो अलग होता है। और एक ऐसा दुर्ग जो सैन्य दुर्ग का अलग होता है, जहाँ पे सैनिक निवास करते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने पेज की ओर। आप अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप अपने मोबाइल में ले सकते हो। आप इसका अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे हमने अपने अगले पेज की ओर। फिर आगे पढ़ेंगे कि राजस्थान के 6 दुर्ग है वो किस में शामिल है। राजस्थान के 6 दुर्ग है वो किस में शामिल है, यूनेस्को ने विश्व विरासत में इनको शामिल किया है। कितने दुर्गों को, 6 दुर्गों को। ये कब किया था, तो आप लिख सकते हैं कि 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। इसकी आप ट्रिक याद कर सकते हो कि ट्रिक है गाजर चीकू आम। ये इसकी क्या एक ट्रिक है, क्या लिखते हैं, गाजर चीकू आम। इसके अंदर गागरोन का जो झालावाड़ का किला आ जाएगा, फिर जैसलमेर का आ जाएगा, फिर रणथंभौर का आ जाएगा, फिर कुंभलगढ़ आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा और आमेर का किला आ जाएगा। ये तीनों किले जो मतलब सॉरी 6 किले जो किसके अंदर है, राजस्थान के अंदर यूनेस्को ने विश्व विरासत के अंदर इसको शामिल किया है। ये ट्रिक आप देख सकते हो कि गाजर चीकू आम। गा का मतलब गागरोन जो झालावाड़ में, ज का मतलब जैसलमेर, र का मतलब रणथंभौर, ची का मतलब चित्तौड़गढ़ और कू का मतलब कुंभलगढ़, आ का मतलब आमेर। आगे बढ़ेंगे, ये वापस देखेंगे। टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार है। टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है। विषम कोणीय पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज हैं। वापस यदि कोई भी यदि हम किसी को पढ़े, यदि मैप्स के माध्यम से पढ़े तो हम देख सकते हैं कि वो एक लंबे समय तक उसको हम याद रख सकते हैं। जो वापस आगे बढ़ेंगे हम ये मैप्स के माध्यम से आप ये दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। जो राजस्थान के अंदर दुर्ग है इनको मैप्स के माध्यम से समझ सकते हो आप। पहला आ जाएगा उत्तरी सीमा का यदि प्रहरी आपको पूछा जाए तो यहाँ रक्षक या प्रवेश द्वार जो है वो भटनेर के दुर्ग हनुमानगढ़ को कहा गया है। फिर वापस पूर्व में चले जाएंगे, कहाँ चलेंगे, पूर्व में चले जाएंगे। पूर्वी सीमा का यदि प्रहरी पूछा जाएगा, पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं, तो लोहागढ़ का जो भरतपुर का किला है उसको पूर्वी सीमा का प्रहरी कहते हैं। राजस्थान के जो मध्य में स्थित है राजपूताना की कुंज जिसे कहते हैं, तारागढ़ अजमेर का जो किला है, राजस्थान का जो मुख्य जो दुर्ग है जो राजस्थान के मध्य में स्थित है तो तारागढ़ अजमेर है। फिर आता है पश्चिमी सीमा का यदि प्रहरी पूछा जैसलमेर का किला या सोनारगढ़ के किले को राजस्थान के पश्चिमी सीमा का क्या कहते हैं, प्रहरी कहते हैं। फिर सबसे नीचे आ जाएंगे दक्षिणी सीमा का यदि प्रहरी पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसको पूर्वी सीमा का प्रहरी दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। आप अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले पेज की और मैंने आपको पहले भी बताया किसी दुर्ग के बारे में किसी भी चीज़ को समझने से पहले यदि उसको आप मैप्स के बारे में समझते तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो अभी मैप्स के बारे में हम समझेंगे राजस्थान के जो दुर्ग है उनके बारे में। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग, राजस्थान का सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग, सर्वाधिक गहराई में स्थित दुर्ग, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, मिट्टी से कौन कौन से जो दुर्ग निर्मित है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान का प्राचीन दुर्ग। यदि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग यदि पूछा जाए तो भटनेर
भटनेर के दुर्ग हनुमानगढ़ को राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग यदि आपको पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग कौन सा, तो आप लिख सकते हो राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है मोहनगढ़ जैसलमेर और लोहागढ़ भरतपुर है। ये राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग इनको कहा गया। क्या कहा गया? राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग इनको कहा गया। यदि मिट्टी से निर्मित पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर कौन से दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित है, तो आप लिख सकते हैं दो दुर्ग है, एक है लोहागढ़ और दूसरा है भटनेर है। ये दोनों दुर्ग है जो राजस्थान के अंदर जो मिट्टी से निर्मित है। और आगे पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक यदि आक्रमण सहने वाला दुराक्रमण कौन सा दुर्ग है, तो आप लिख सकते हो कि तारागढ़ जैसा अजमेर है वो राजस्थान का सबसे ज़्यादा आक्रमण सहने वाला है। राजस्थान का एकमात्र जो है जो सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा? तारागढ़, क्योंकि राजस्थान का ये केंद्र में सबसे बीच में होने के कारण राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो आक्रमण है वो इस दुर्ग ने सही है। फिर आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बुर्जों वाला यदि पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बुर्जों वाला पूछा जाए तो सोनारगढ़। सोनारगढ़ कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। कितने बुरुज है? तो इसके अंदर 99 बुरुज है। कितने बुरुज है? 99 बुरुज है। और यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला कौन सा है दुर्ग, तो आप लिख सकते हो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला कौन सा है? भटनेर का दुर्ग है जो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जिसने सही है। और पूछा जाए कि सर्वाधिक गहराई में स्थित कौन सा दुर्ग है, तो आप लिख सकते हो सर्वाधिक गहराई में कौन सा है? लोहागढ़। वापस देखेंगे, रिवीजन करेंगे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर का दुर्ग है। ठीक है, भटनेर कहाँ पे? हनुमानगढ़ के है। फिर राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग पूछे जाए तो दो है, एक मोहनगढ़ जैसलमेर और एक है लोहागढ़। फिर पूछा जाए राजस्थान का सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला पूछा जाए तो कौन से? तारागढ़ है। और सर्वाधिक विदेशी यदि आक्रमण यदि आपको पूछा जाए तो भटनेर दुर्ग कहाँ पे है? भटनेर दुर्ग जो है हनुमानगढ़ के है। फिर पूछा जाए कि सर्वाधिक गहराई में कौन सा स्थित है, तो आप लिख सकते हैं सर्वाधिक गहराई में लोहागढ़ है। फिर पूछा जाए सर्वाधिक बुर्जों वाला जो कहाँ पे दुर्ग है, तो आप लिख सकते हैं सोनारगढ़ है जो कितने बुरुज है? 99 बुरुज है। फिर पूछेंगे कि 99 दुर्ग है तो ये कहाँ पे है, तो सोनारगढ़ जैसलमेर में। मिट्टी से निर्मित यदि पूछा जाए तो लोहागढ़ और भटनेर है। और राजस्थान का सबसे सबसे प्राचीन यदि पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है, तो आप लिख सकते हो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ है। आप अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे अपने अगले पेज की और अब भी हमने जो भी पढ़ा है, जो सामान्य जानकारी दुर्गों के और किलों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी श्रेणियाँ होती है, कौन से यूनेस्को में शामिल है और कौन सा नया है, कौन सा पुराना है, और उसके बारे में जानकारी लिए। और अभी ये पढ़ेंगे विस्तार से वापस दुर्गों के बारे में। राजस्थान के सर्वप्रथम आप पढ़ेंगे राजस्थान का जैसलमेर का दुर्ग। किसका? राजस्थान का जैसलमेर का दुर्ग या किला। राजस्थान का जो वापस जैसलमेर पढ़ेंगे तो यदि जैसलमेर का जो सोनारगढ़ है वो श्रेणी यदि पूछी जाए तो दानवन श्रेणी में आता है। जो जैसलमेर का जो सोनारगढ़ का जो किला वो कौन सी श्रेणी में आता है? दानवन की श्रेणी में आता है। ठीक है। उसके निर्माण यदि पूछा जाए कि निर्माण किसने किया, तो 1155 ईस्वी का 1155 ईस्वी जैसल भाटी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? जैसल भाटी के द्वारा इसका जो निर्माण किया गया। वापस पूछा जाए कि निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? निर्माण पूर्ण किसने करवाया था इसका पूछा जाए कि निर्माण पूर्ण किसने करवाया था, तो 1164 ईस्वी में सालवाहिनी द्वितीय ने। किसने करा? सालवाहिनी द्वितीय के द्वारा इसका जो वापस है वो पूर्ण निर्माण करवाया गया। और यदि प्रवेश द्वार पूछा जाए कि प्रवेश द्वार कौन सा है, तो प्रवेश द्वार आप लिख सकते हो कि इसके प्रवेश द्वार कौन सा है? अक्षय पोल है। प्रवेश द्वार कौन सा है? अक्षय पोल है। उपनाम तो आपको पता ही होगा कि रेगिस्तान का गुलाब, गोहरागढ़, राजस्थान का अंडमान, त्रिकूटगढ़, स्वर्णगिरी, गलियों का किला, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, ये क्या है? इसके उपनाम है। ठीक है, उपनाम आप आगे देखेंगे। ये इसके उपनाम आप देख सकते हो कि ये रेगिस्तान का गुलाब, गोहरागढ़, राजस्थान का अंडमान, त्रिकूटगढ़, स्वर्णगिरी, गलियों का किला। ये पश्चिमी सीमा का इसको प्रहरी भी कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पश्चिमी सीमा का प्रहरी है सोनारगढ़ जैसलमेर के दुर्ग को कहते हैं। और इसके अंदर एक और जैसानगढ़ एक है। जैसानगढ़ एक शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसानगढ़, जो जैसानगढ़ का जो प्रयोग है वो काव्य रचना के इस शब्द में का प्रयोग किया। इसमें जो काव्य जो रचनाएं होती है उसमें जैसानगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। आप चाहो तो आप अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे अपने अगले पेज की और वापस की सोनारगढ़ का पूछा जाए कि सोनारगढ़ है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये गड्डीसर या गुड्डीसर झील के पास में स्थित है। पीले पत्थरों से निर्मित है, सत लकड़ी से निर्मित है। इस दुर्ग को परकोटा घाघरी नुमा है। यहाँ पे 2009 में 5 रुपये का क्या डाक टिकट जारी हुआ था। राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम यहाँ पे सत्यजीत रे नामक फिल्म बनी थी, जो सोनार किला सत्यजीत नाम फिल्म बनाई गई। और इस दुर्ग के निर्माण में पता है आपको चूना व सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? यहाँ पे जिप्सम का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक बुर्जों वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सर्वाधिक बुर्जों वाला जो 99
बुरुज वो कहाँ पे है, सोनारगढ़ के अंदर है, पीले पत्थरों से निर्मित है। इतनी जानकारी मैंने आपको पहले भी बता दी है और आप वापस आपको बताऊंगा, ठीक है। आप देखेंगे कि इसमें ये छत जो किससे निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है, छत लकड़ी से निर्मित है और ये पीले पत्थरों से निर्मित है। और इस दुर्ग का परकोटा घाघरे नुमा है और घाघरा कोट या कमर कोट भी इसको कहते हैं। सर्वाधिक बुर्जों वाला जो कितने बुरुज है, 99 बुरुज है। कितने बुरुज है, 99 बुरुज है। इस दुर्ग के निर्माण में किसका सीमेंट या चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किसका प्रयोग हुआ है, इसमें जिप्सम का प्रयोग हुआ है। किसका, जिप्सम का प्रयोग हुआ है। राजस्थान के अंदर 2009 में जो सोनारगढ़ है इस पे जो 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था और यहाँ पे एक फिल्म भी बनी थी। किस पे, ये सोनारगढ़ के अंदर एक सत्यजीत रे फिल्म बनाई गई थी। तो लिख सकते हैं कि राजस्थान के इस दुर्ग पर सत्यजीत रे नामक क्या फिल्म बनाई गई, सोनार किला सत्यजीत रे फिल्म बनाई गई थी। वापस इसके बारे में जो भी है प्रमुख मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें के कौन कौन से प्रमुख मंदिर है, मंदिरों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें मंदिर एक तो है लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है और एक है आदिनाथ जी का मंदिर है जो राजस्थान के अंदर जो जैन मंदिर है, जो क्या है, जैन मंदिर है, ठीक है। और इसमें ये महल यदि पूछा जाए तो बादल महल भी यदि जैसलमेर के अंदर है, जो इसका निर्माण सिलावटों के द्वारा करवाया गया था, 5 मंजिला है और एक बादल महल भी इसके अंदर है, ठीक है। वापस इसका विस्तार से पढ़ेंगे कि इसके अंदर एक इस दुर्ग का प्रमुख महल कौन सा है, बादल महल है। कौन सा महल है, बादल महल है। यदि मंदिर का पूछा जाएगा प्रमुख मंदिर कौन सा, तो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है और एक मंदिर और एक आदिनाथ जी का भी मंदिर इसके अंदर है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे कि ये जो बादल महल है इसका निर्माण जो है सिलावटों द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा, सिलावटों द्वारा करवाया गया था और ये 5 मंजिला है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बादल महल कौन सा है, यही है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बादल महल है वो ताजिया टावर भी, इसको क्या कहते हैं, ताजिया टावर भी स्थित है। यहाँ बादल महल एक और है जहाँ ताजिया टावर भी स्थित है, ठीक है। और गज विलास, सर्वोत्तम महल और शीश महल, जवाहर विलास, वो भी इसके अंदर क्या, ये इसके अंदर महल स्थित है, ठीक है। और वापस इसके अंदर पढ़ेंगे कि लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है और जैसलमेर के शासकों का क्या है, आराध्य देव है। क्या जैसलमेर के शासकों के आराध्य देव आपको पूछे जाए कि जैसलमेर के शासकों के आराध्य देव कौन से, तो आप लिख सकते हो कि लक्ष्मीनाथ जी जैसलमेर के शासकों के आराध्य देव है। तो दरवाजे और खिड़कियाँ जो लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के दरवाजे खिड़कियाँ जो किससे निर्मित है, चांदी से निर्मित है। किससे, चांदी से निर्मित है। मूर्ति कहाँ से लाए थे, मेड़ता से लाए थे। एक और मंदिर है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आदिनाथ जी का मंदिर है जो एक जैन मंदिर है, वो भी इस दुर्ग के अंदर है, जो इस दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर है। क्या है, सबसे प्राचीन मंदिर है जो दुर्ग के अंदर जो ये मंदिर है आदिनाथ जी का, ये राजस्थान का जो ये जैसलमेर के अंदर जो आदिनाथ जी का मंदिर है, ये इस दुर्ग का ये सबसे प्राचीन मंदिर है और ये जैन मंदिर है। क्या है, जैन मंदिर। मैंने पहले भी आपको बताया था ये क्या है, ये एक जैन मंदिर है। आगे बढ़ेंगे पेज, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप चाहो तो आप अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आशा करता हूँ कि आपने इससे पीछे वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे पढ़ेंगे कुछ शब्दार्थ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे सती है, महासती है, आसती है और एक माँ सती है, एक केसरिया है, एक जोहर है, एक साका है और एक अर्ध साका है। सती यदि पूछा जाए, राजस्थान की प्रथम सती यदि पूछा जाए तो संपल कौर को कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम सती संपल कौर को कहा जाता है। एक है महासती उमा दे रूठी रानी जिसे कहते हैं, जो एक महासती के रूप में जाने जाते हैं। जैसलू कुआं स्थित है जो जैसलमेर के अंदर, सोनारगढ़ के अंदर जैसलू कुआं भी स्थित है, जिसका जो निर्माण है वो एक सुदर्शन चक्र कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ है। यह दुर्ग जो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। ये दुर्ग क्या है, 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। कितने शाखों के लिए प्रसिद्ध है, 2.5 शाखों के लिए दुर्ग प्रसिद्ध है। ये 2.5 शाखों के लिए दुर्ग प्रसिद्ध है, ठीक है। कैसे ये पढ़ा दिया, आपको बता दिया। ये सती है, महासती है, आसती है, महासती है, केसरिया है, जोहर है। प्रथम सती मैंने बता दिया आपको, प्रथम सती राजस्थान की संपल कौर है। और महासती यदि पूछा जाए तो उमा देवी, जिसे रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और ये 2.5 शाखों के लिए दुर्ग प्रसिद्ध है। कितने शाखों के लिए प्रसिद्ध है, 2.5 शाखों के लिए ये दुर्ग प्रसिद्ध है। 2.5 शाखे कौन कौन से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहला शाखा हुआ था, ये प्रथम शाखा 1312 ईस्वी को, और दूसरा हुआ था 1370 से 71 के बीच में, और जो तीसरा जो अर्ध शाखा हुआ था वो 1550 में हुआ था। और ये इसके समय कौन कौन आक्रमणकारी था और कौन शासक था, ये भी मैं आपको भी विस्तार से बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रथम शाखा। प्रथम शाखा 1312 ईस्वी को कब हुआ था, 1312 ईस्वी को कब हुआ, 1312 ईस्वी को हुआ था। उस टाइम शासक था, शासक तो कौन था, मूलराज था, मूलराज द्वितीय था, ठीक है। और उसके बाद आक्रमणकारी यदि पूछा जाए तो एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम
आक्रमणकारी ए के अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था। दूसरा आक्रमण यदि पूछा जाए, दूसरा शाखा यदि पूछा जाए तो 1370 से 71 के बीच में मैंने पहले आपको बता दिया है। और शासक यदि पूछा जाए तो दूधा भाटी, और आक्रमणकारी पूछा जाए तो आपको कौन था, ये फिरोज शाह था। कौन था, फिरोज शाह। फिर तीसरा और लास्ट अर्थ शाखा हुआ था, वो हुआ था आपको मैं बता दूं 1550 ईस्वी। 50 मतलब 50-50 मतलब आधा आधा आधा, मतलब आप समझ जाओगे कि अर्थ शाखा कब हुआ था, 1550 में हुआ था। कब हुआ था, 1550 में अर्थ शाखा हुआ था। उस टाइम वहाँ का शासक लूणकर्ण था। कौन था, लूणकर्ण था। और आक्रमणकारी यदि आपको पूछा जाए तो आक्रमणकारी आप लिख सकते हो कि अमीर अली का आक्रमण था। किसका था, अमीर अली का आक्रमण था। ये किसका था, अमीर अली का आक्रमण था। ये राजस्थान के इतिहास का एकमात्र अर्थ शाखा है। राजस्थान के इतिहास का कैसा शाखा है, राजस्थान के इतिहास का ये एकमात्र क्या है, अर्थ शाखा है। राजस्थान का ये एकमात्र अर्थ शाखा है। जैसलमेर के बारे में एक कुछ ये अबुल फजल के बारे में जो कथन कहा गया है, जो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये रहा कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, शरीर राखे बख्तरबंद, ते पहुँचे जैसलमेर। मतलब ते पहुँचे जैसाण। ये जैसलमेर जैसाण सोनारगढ़ जाने के लिए रास्ता बहुत कठिन और दुर्गम था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप नोट्स बनाने के लिए इसका अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले पेज की, और ये रहा अपना अगला पेज। फिर सोनारगढ़ के बारे में पढ़ लिया है, ये दुर्गों के बारे में जो अध्ययन है वो हमने पढ़ लिया है। अभी पहला तो हमने सोनारगढ़ पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे अगला किला हमारा है, अगला दुर्ग है भटनेर का दुर्ग। भटनेर का दुर्ग ये अभी इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भटनेर का दुर्ग है जो एक मिट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है, मिट्टी से निर्मित है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक मिट्टी से निर्मित दुर्ग है और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन है। और इसका निर्माता है वो भूपत भाटी है। और ये वास्तुकार यदि पूछा जाए तो आप केकई लिख सकते हो। क्या, सॉरी केकया। ये दिल्ली मुल्तान मार्ग पर है। और यहाँ पे जो सबसे पहले जो मुस्लिम महिलाओं के जोहर का जो ये हमें मिलता है, जो ये प्रमाण ये यहीं से मिलता है। और ये तैमूर लंग की आत्मकथा तुजू के तैमूर के अनुसार मिलता है। ठीक है, और अभी इसको आपस अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये राजस्थान का जो ये है, ये मिट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है, ये मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। और निर्माता पूछा जाए तो आप लिख सकते हो भूपत भाटी। निर्माण 286 और 295, 998। इसको आप थोड़ा सही समझे तो ये 295 आप करके आ सकते हो। तीसरी सदी का ये अंत में बना है, तीसरी सदी के अंत का ये। और इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। वास्तुकार केकया है। सरस्वती घग्गर नदी के तट पर बना हुआ है। सरस्वती और घग्गर नदी के तट पर बना हुआ है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। और सर्वाधिक आक्रमणकारी ये जो विदेशी आक्रमण हुए यहीं पर हुए। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला भी दुर्ग भटनेर का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, भटनेर का दुर्ग है। और ये दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है, दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित। आगे बढ़ेंगे। 1001 में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था, जो प्रथम विदेशी आक्रमण था। प्रथम विदेशी आक्रमण और यहीं पे हुआ था। और अंतिम भी विदेशी आक्रमण कहाँ पर, यहीं पे हुआ था। पहला हुआ था विदेशी आक्रमण वो मोहम्मद गजनवी ने किया था। और अंतिम जो विदेशी आक्रमण 1532 या 34 भी आप लिख सकते हो यहाँ। उसके बाद यहाँ पे जो आक्रमणकारी था वो कामरान आक्रमणकारी था। कौन था, कामरान का आक्रमण था जो अंतिम विदेशी आक्रमण था। ठीक है, और यहाँ पे शेर खान की क्या है, कब्र स्थित है। यहाँ पे क्या, शेर खान की कब्र भी यहीं पर स्थित है। गुरु गोरखनाथ का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। गुरु गोरखनाथ का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने, मैंने पहले आपको बताया था कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था, जोहर किया था। एकमात्र दुर्ग जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने क्या, जोहर किया। मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। ये कब किया था, 1339 ईस्वी। 1339 ईस्वी। उस वक्त शासक था वो दुलचंद था। कौन सा, दुलचंद था। शासक था दुलचंद। कौन था, शासक दुलचंद। ये आक्रमण था तैमूर लंग का। किसका आक्रमण था, तैमूर लंग का। ये राजस्थान का एकमात्र है जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं के जोहर का हमें प्रमाण मिलता है। और ये प्रमाण कहाँ से मिलता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये तैमूर लंग की आत्मकथा तुजू के तैमूरी में मिलता है। कहाँ मिलता है, तैमूर लंग की आत्मकथा तुजू के तैमूरी में, यहाँ इसका जो ये हमें प्रमाण मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले पेज की ओर। 1805 ईस्वी में बीकानेर, 1805 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरत सिंह, किसको, सूरत सिंह को
सुरक्षित सिंह ने भटनी शासक जाप्ता सिंह भट्टी को मंगलवार के दिन पराजित कर इसका नामकरण क्या कर दिया? इसका नामकरण कर दिया हनुमानगढ़। इसका नामकरण क्या कर दिया? हनुमानगढ़ कर दिया। ठीक है, ये अभी पढ़ेंगे अगले पेज की, और ये इतना ही है, यहाँ तक आपने भटनेर दुर्ग के बारे, इससे पहले हमने भटनेर दुर्ग के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे 3 नंबर पे जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर के अंदर है, जिसे ज़मीन का जेवर भी कहते हैं। और यहाँ पे ये इसकी श्रेणी यदि पूछी जाए तो धानवन श्रेणी का है, और प्रवेश द्वार है 2, एक कर्णपोल है और एक सूरज पोल है। जूनागढ़ के मुख्य द्वार पर गजरूल, जयमल व फत्ता की मूर्तियाँ स्थित है, जो उदय सिंह के क्या थे? सेनापति थे। अब पढ़ेंगे अब विस्तार से। जूनागढ़ कहाँ पे है? बीकानेर में। जिस ज़मीन का क्या कहते हैं? ज़मीन का जेवर कहते हैं। निर्माण पूछा जाए तो 1589 से 1594 में हुआ था। राती घाटी में बीका की टोकरी के ऊपर ये निर्मित है, और सूरसागर झील के किनारे। कहाँ पर? सूरसागर झील के किनारे। कहाँ पे? सूरसागर झील के किनारे। यदि प्रवेश द्वार पूछा जाए तो प्रवेश द्वार 2, एक कर्णपोल है और एक सूरज पोल है। जूनागढ़ जो इसके अंदर प्रवेश द्वार कितने? 2। यदि श्रेणी पूछी जाए तो कौन सी है? ये धानवन श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? धानवन श्रेणी का दुर्ग है। वास्तुकार पूछा जाए तो कौन है? करमचंद। कौन है? करमचंद। वास्तुकार कौन है? करमचंद। और यहाँ पे जयमल और फत्ता की क्या है? दोनों की मूर्तियाँ लगी हुई है, गजरूड मूर्तियाँ लगी हुई है, जो कौन थे? उदय सिंह के सेनापति थे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहा स्क्रीनशॉट। पढ़ेंगे अगले पेज की ओर। जूनागढ़ के बारे में और पढ़ेंगे तो राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिसमें क्या? लिफ्ट लगी हुई है। क्या? लिफ्ट लगी थी। दुर्ग में गंगा सिंह का क्या? लड़ाकू विमान है, और यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी यहीं पर, जिसका निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। यदि 33 करोड़ देवी देवताओं की यदि साल पूछा जाए तो वो है मंडोर, जोधपुर के अंदर है। और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का भी मंदिर है, और नागनेची माता का मंदिर भी यहाँ पर है। और एक और नागनेची माता का मंदिर जो मूल मंदिर है वो नागणा गाँव बाड़मेर में है। आप पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से। निर्माण जो नागनेची माता का मंदिर नागणा का बाड़मेर में, उसका निर्माण राव धुवन ने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें क्या? लिफ्ट लगी हुई है। राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें क्या लगी हुई है? लिफ्ट लगी हुई है। राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। दुर्ग में गंगा सिंह का क्या? लड़ाकू विमान है। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल तो जोधपुर के अंदर है, मंडोर में। और यदि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछा जाए तो वो है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, जिसका निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया। जो मूर्तियाँ है वो धातु से निर्मित है। मूर्तियाँ किससे निर्मित है? धातु से निर्मित है। और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का भी मंदिर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और जूनागढ़ के अंदर अनूप महल है, बादल महल है, अनूप संस्कृत पुस्तकालय और गज विलास भी यहाँ पर है, और बादल महल भी यहाँ पर है। इसके बारे में अपन वापस पढ़ेंगे। अनूप संस्कृत पुस्तकालय है जिसका निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। राणा कुंभा के ग्रंथों का संकलन भी यहाँ पर है। यहाँ पे शार्दुल महल है। कौन सा है? शार्दुल महल भी है। और एक अनूप महल है, निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। बीकानेर राजाओं का यदि राज्याभिषेक पूछा जाए कि बीकानेर के राजाओं का राज्याभिषेक कहाँ पे होता था, तो होता था ये अनूप महल के अंदर होता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और एक गज विलास निर्माण गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। सोने चांदी से निर्मित बेड, सोफा व वेशभूषा स्थित है। बादल महल है, सोने की नक्काशी हेतु कार्य हेतु प्रसिद्ध है। और राज्याभिषेक है जो गोदरा जाति द्वारा किया जाता है। किस जाति द्वारा किया जाता है? गोदरा जाति के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया जाता था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 13 की ओर। अब हम पढ़ेंगे मेहरानगढ़ जोधपुर के बारे में, जिनकी नींव करणी माता के द्वारा रखी गई। निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा। इसके बहुत उपनाम भी आप देख सकते हो। कागमुखी है, सूर्यगढ़ है, मयूर ध्वज है, गढ़ चिंतामणि, मारवाड़ का सिरमौर, विहंगगढ़ और जोधा की रानी। जो इसकी श्रेणी यदि पूछी जाए तो ये गिरी श्रेणियों का है, और ये पंचेतिया पहाड़ी चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। मुख्य प्रवेश द्वार पूछा जाए तो जोधा की पोल है। अब इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। मेहरानगढ़ कहाँ पे है? जोधपुर के। कहाँ पे है? जोधपुर में है। निर्माण पूछा जाए तो 12/5/1459 में राव जोधा के द्वारा और करणी माता और रिद्धिबाई के द्वारा इसकी नींव रखी गई है।
और मुख्य प्रवेश द्वार पूछा जाए तो जोधा की पोल और जय पोल भी कहते हैं जिसे। श्रेणी पूछी जाए कौन सी श्रेणी का है, गिरी श्रेणी का, जो पंचेतिया पहाड़ियाँ चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर है। और इसके मैंने अभी आपको उपनाम भी बताए थे, कागमुखी है, सूर्यगढ़ है, गढ़ चिंतामणि है, मयूर ध्वज है, मारोड़ का सिरमौर है और विहंग ध्वज है, जोधा की ढाणी। ये इसके क्या है, ये इसके उपनाम है। आगे बढ़ेंगे, मैंने ये भी बता दिया है कि गिरी श्रेणी का और ये पंचेतिया और चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। और यदि महलों के बारे में यदि चर्चा की जाए तो इसके अंदर एक फतेह महल है और एक फूल महल है, जो एक श्रृंगार चौकी महल भी यहाँ पर है। सबसे पहले पढ़ेंगे फतेह महल, उसके बाद में श्रृंगार चौकी महल। कौन सा महल, श्रृंगार चौकी महल, जहाँ पे जोधपुर राजाओं का क्या होता था, राज्याभिषेक होता था। और निर्माण किसने करवाया था, ये आपको पूछ ले कि श्रृंगार चौकी का निर्माण, श्रृंगार चौकी महल का निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण राव जोधा ने करवाया था। और जीर्णोद्वार किसने करवाया था, तखत सिंह ने करवाया था। किसने, तखत सिंह ने करवाया था। और यहाँ पे फूल और फूल महल भी यहीं पर है। और निर्माण यदि फूल महल का पूछा जाए तो अभी सिंह के द्वारा करवाया गया। और जो मेहरानगढ़ के अंदर जो फूल महल है वो सोने की नक्काशी है तो प्रसिद्ध है। किसकी नक्काशी के लिए, सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। कार्य किसने करवाया था, तख्त सिंह ने करवाया था। ये मेहरानगढ़ का सबसे आकर्षक महल है। कैसा महल है, सबसे आकर्षक महल कौन सा है, फूल महल है। आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 14 की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पेज नंबर 14 की ओर। और मेहरानगढ़ के अंदर जलाशयों की बात की जाए तो 3 जलाशय, एक तो रानीसर तालाब, एक पदमसर तालाब और एक है बहजी का तालाब। ठीक है, ये तीनों क्या है, ये जलाशय है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। यदि चोखिला महल है जो जिसका निर्माण मालदेव ने किया था। किसने किया था, मालदेव ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये एक है रानीसर तालाब, एक पदमसर तालाब और एक है बहजी का तालाब। जो रानीसर तालाब है इसका निर्माण जोधा की पत्नी जसमा देव द्वारा करवाया गया था। और बहजी का तालाब है इसका निर्माण मालदेव की पत्नी स्वरूप देव ने करवाया था। ठीक है, और एक जलाशय है पदमसर तालाब। कौन सा तालाब, पदमसर, जिसका राव गंगा की पत्नी पद्मावती ने कराया था। किसने कराया था, गंगा की पत्नी पद्मावती ने। किसने कराया, पद्मावती ने करवाया था। और यहाँ पे एक फतेह महल भी स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चोखिला तालाब के बारे में और पढ़ेंगे। जो चोखिला तालाब है, इस महल में राम रावण युद्ध का चित्रण है। किसका चित्रण है, राम रावण युद्ध का चित्र, जैसे सप्तशती चित्र यहाँ चित्रित हुआ। यहाँ पे सप्तशती चित्र वो चित्रित हुआ। यहाँ जोधपुर शैली का प्रथम चित्र है। जो सप्तशती चित्र है वो जोधपुर शैली का क्या है, प्रथम चित्र है। कैसा चित्र है, प्रथम चित्र है। और यदि मेहरानगढ़ के अंदर मंदिरों की बात की जाए तो यहाँ पे एक चामुंडा माता का मंदिर है और एक मदन मोहन जी का मंदिर है और एक संतोषी माता का मंदिर है और एक नागनेची माता का मंदिर है। वापस पढ़ेंगे कि चामुंडा माता का मंदिर जो जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था, राठौड़ राजवंश की क्या है, आराध्य देवी। चामुंडा माता क्या है, राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी है। मेला नवरात्रों को बढ़ता है। मेहरानगढ़ दुखंती का घटना घटी यदि कब, तो आपको बता सकते हो 30 सितंबर 2008 को घटी थी। यहाँ पे मदन मोहन जी का मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर है और नागनी जी माता का मंदिर है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। जो ये दुखंतिका मेहरानगढ़ घटी थी वो आश्विन मास नवरात्रा में भगदड़ मचने से 216 लोगों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। इस घटना की जांच हेतु चोपड़ा आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 2019 में सरकार को सौंपी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 15 की ओर। और मेहरानगढ़ के अंदर तोपों की बात की जाए तो सबसे पहले शंभू बाण, गजनी, गजक, गुबार, जमजमा, कड़क बिजली, धूड़दानी और किलकिला तोप। ये क्या है, अलग अलग यहाँ पे तोपे है। जो ये किलकिला तोप है इसका जो निर्माण है वो अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था, जो अहमदाबाद से निर्मित करवाई गई थी। एक बार फिर से आपको मैं वापस बता देता हूँ जो भी तोपे उनके नाम। शंभू बाण है, गजनी है, गजक है, गुबार है, जमजमा है, कड़क बिजली है। ये क्या है, तोपे थी। एक और है धूड़दानी। यहाँ पे एक जसवंत थड़ा है जिसका निर्माण सरदार सिंह द्वारा करवाया गया था 1906 ईस्वी को। कब कराया गया, 1906 ईस्वी को करवाया था। जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया गया था। जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया गया था। राजस्थान का जिसे ताजमहल कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। कुछ कथन भी है मेहरानगढ़ के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये लिखा हुआ है, पहला कोटेशन आप देख सकते हो कि इस दुर्ग का निर्माण परियों व फरिश्तों ने किया। किसने, परियों व फरिश्तों ने कहा। ये किसने कहा था, रुडायर्ड
फिलिपिंग ने कहा था। फिर यह दुर्ग तो दुनिया का 8वां अजूबा है, ये किसने कहा था? जैकलिन कैनेडी ने कहा था। फिर तीसरा है जोधपुर नीला शहर है, ये किसने कहा था? बिल गेट्स ने कहा था। किसने कहा? बिल गेट्स ने कहा था। किसने कहा? बिल गेट्स ने कहा था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बढ़ेंगे अगले पेज 16 की ओर। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर अकबर की तलवार भी यहाँ पर है, मामा बांजा की छतरी भी यहाँ पर है। आप पढ़ेंगे अकबर की जो तलवार है वो यहीं पर है, मामा बांजा की छतरी जिसका नाम है धन्ना मियाँ, और निर्माण करवाया था अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मान प्रकाश पुस्तकालय भी यहीं पर है जिसका निर्माण मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये अपना हो गया मेहरानगढ़। आगे बढ़ेंगे अगले दुर्ग की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हेलो दोस्तों, इससे पहले आपने जोधपुर के मेहरानगढ़ के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ के बारे में। जिसे कहा जाता है राजस्थान के अंदर गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़या, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो निर्माण चित्रांगन मौर्य के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? चित्रांगन मौर्य के द्वारा। यदि श्रेणी पूछी जाए तो दानवन श्रेणी को छोड़कर बाकी सब श्रेणियाँ इसके अंदर शामिल है। जो दानवन श्रेणी के अंदर आता है, समतल भूमि है, दानवन श्रेणी है, उसको छोड़कर बाकी सभी श्रेणियाँ इसके अंदर शामिल है। और ये मेसा के पठार पर चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है और गंभीर और बड़े नदियों के संगम पर भी है। और यदि प्रवेश द्वार इसके पूछे जाए तो कुल 7 प्रवेश द्वार है। और इसी ये एक लिविंग फोर्ट भी है जहाँ पे रहने के लिए पूरी व्यवस्था है, जहाँ पे लोग रह सकते हैं। खेती बाड़ी भी इसी दुर्ग के अंदर की जाती है। और यदि मुख्य प्रवेश द्वार इसका पूछा जाए तो आप पाटनपोल लिख सकते हो। और उपनाम तो आपको पता ही है, दुर्गों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार राजस्थान का सिरमौर, दक्षिणी सीमा का प्रहरी राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और त्याग व बलिदान के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो आप इसको अभी विस्तार से आप देख सकते हो। आप ये देखो, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो चाहो तो। यदि प्रवेश द्वार पूछा जाए तो कुल कितने प्रवेश द्वार है? 7 प्रवेश द्वार है। यदि श्रेणी पूछी जाए तो दानवन श्रेणी को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियाँ इसके अंदर शामिल है। जो दानवन श्रेणी है उसको छोड़कर बाकी सभी श्रेणियाँ इसके अंदर है। और मेसा के पठार पर ये चित्रकूट पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? मेसा के पठार पर चित्रकूट पहाड़ी पर ये स्थित है। और गंभीर और बेड़िश नदियों के संगम पर है। कहाँ पर है? गंभीर और बेड़िश नदियों के संगम पर है। और इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है? पाटनपोल है। जो इसका मुख्य प्रवेश द्वार है जिसका नाम क्या है? पाटनपोल है। और यदि उपनाम इसके पूछे जाए तो आप लिख सकते हो उपनामों के बारे में। ये दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, और दक्षिणी सीमा का इसे प्रहरी भी कहते हैं, त्याग और बलिदान का इसको दुर्ग भी कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। यदि पूछा जाए राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है तो आप लिख सकते हो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो चित्तौड़गढ़ है। उसके बाद में जैसलमेर का भी नंबर लगता है। जैसलमेर भी एक राजस्थान के अंदर लिविंग फोर्ट के मतलब दायरे में आता है। तो उसके बाद में राजस्थान का इसको सिरमौर भी कहा जाता है। आप चाहो तो इसका भाई स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये रहा आपका स्क्रीनशॉट, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने आगे वाले पेज की ओर। इससे पहले मैंने आपको एक प्रवेश द्वार के बारे में बताया था जिसका नाम पाटनपोल है। वो एक प्रवेश द्वार है। उसके अलावा भी मैंने आपको बताई थी कि 7 कुल प्रवेश द्वार है। उसमें से एक और प्रवेश द्वार है जिसका नाम आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है रामपोल है। कौन सा? रामपोल है, जहाँ पर फतेह सिंह सिसोदिया का क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। और एक और प्रवेश द्वार है जो आप देख सकते हो, एक है भैरवपोल। भैरवपोल है, वहाँ पे कलाजी राठौड़ का स्मारक बना हुआ है, जिसे राजस्थान के अंदर 4 हाथों के देवता भी कहते हैं। और उसी के अंदर कलाजी राठौड़ के 4 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। और प्रधान पीठ यदि पूछा जाए कलाजी राठौड़ की प्रधान पीठ कहाँ है तो आप लिख सकते हो कलाजी राठौड़ की जो प्रधान पीठ है उरुनेला कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। प्रवेश द्वारों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब राजस्थान के अंदर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके अंदर जो महल है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से महल है? तो भामाशाह महल है, मोती महल है, आंवला महल है, टमकड़ महल है, उदय महल है, और आला हिंगाड़ू महल भी यहीं पर है। और पद्मिनी का जो महल है वो भी चित्तौड़गढ़ के इसी के अंदर है। गोरा बादल का महल है, नवकोठा महल है जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। और ये इस महल में जो पन्नाधाय ने अपने पुत्र जिसका नाम चंदन था उसकी बलि देकर उदय सिंह की क्या की थी? रक्षा की थी। तो आप इसको विस्तार से देख सकते हो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर एक तो पद्मिनी महल है, गोरा बादल का महल है, नवकोठा महल है जिसका निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया था, जिसे कुंभा महल भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कुंभा महल भी कहते हैं। और इसी महल के अंदर, कुंभा महल के अंदर, इस महल में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का नाम क्या था? चंदन था। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर किसका रक्षा की थी? किसकी सुरक्षा की थी? और वहाँ से जो उदय सिंह है उसकी क्या की थी? रक्षा की थी। और महलों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, आप और विस्तार से देख सकते हैं। इसके अंदर एक भामाशाह
सुरक्षा महल है, मोती महल है, आंवला महल है और टमकन महल है, उदय महल है और आला हिंगाड़ू महल भी इसी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। आपने पढ़ेंगे आगे वाले पेज की, और उससे पहले आप यदि चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पढ़ेंगे अपने अगले पेज की ओर। इससे पहले हमने जो जानकारी ली है वो प्रवेश द्वारों के बारे में ली और महलों के बारे में ली जानकारी। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर प्रमुख मंदिर कौन कौन से है जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। एक मीराबाई का मंदिर भी है, तुलजा भवानी मंदिर है जो छत्रपति शिवाजी का आराध्य देवी है, श्याम पार्श्वनाथ जी का भी मंदिर है और कुंभ स्वामी जी का भी मंदिर यहीं पर है। वो कालिका माता का जो मंदिर है वो भी यहीं है, जिसे चित्तौड़गढ़ का क्या कहते हैं, सूर्य मंदिर भी कहते हैं। और समदेश्वर मोकल मंदिर जो त्रिभुवन मंदिर है वो भी यहीं पर है। मंदिरों के बारे में अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन पर देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से मंदिर है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन से मंदिर के बारे में, मीराबाई के मंदिर में। जो मीराबाई का मंदिर है उसका निर्माण राणा सांगा के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? राणा सांगा के द्वारा करवाया गया। इस मंदिर की मूर्ति जो वर्तमान में कहाँ पर है, आमेर दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है? आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित है। जो कहाँ है? आमेर के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर है, वहाँ पर इसकी मूर्ति जो स्थित है। यहाँ पे तुलजा भवानी माँ का मंदिर है। किसका? तुलजा भवानी माँ का मंदिर है, जिसका निर्माण एक जो बनवीर के द्वारा करवाया गया था। जो तुलजा भवानी माता है वो किसकी आराध्य देवी है? तो आप लिख सकते हो कि छत्रपति जो शिवाजी है उनकी आराध्य देवी कौन है? तुलजा भवानी जो आराध्य देवी मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? ये मानी जाती है छत्रपति शिवाजी की जो है आराध्य देवी है। कौन है? तुलजा भवानी, जिसका निर्माण जो है बनवीर के द्वारा करवाया गया था। और एक और मंदिर है इसके अंदर है जिसका नाम है पार्श्वनाथ का श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है, जो राव तेज सिंह की पत्नी के द्वारा जेतल देवी द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? जो है तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी के द्वारा करवाया गया था। जेतल देवी जो किसका मंदिर है? श्याम पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर एक और मंदिर जो कालिका माता जी का मंदिर है, जिसे चित्तौड़गढ़ का क्या सूर्य मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्तौड़गढ़ का जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। और एक और मंदिर है जो समदेश्वर, जिसे मोकल मंदिर और त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण जो भोज परमार के द्वारा करवाया गया और उसके बाद में मोकल के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसे मोकल मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ पे एक और है कुंभ स्वामी जी का मंदिर। किसका? कुंभ स्वामी जी का मंदिर, जिसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और ये जो मंदिर है ये कुंभ स्वामी जी का मंदिर है, जो ये भी इसी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और एक और मंदिर आप देखोगे यहाँ पे श्रृंगार चौरी जो मंदिर है वो भी इसी के अंदर है, जिसका निर्माण जो वेलका द्वारा करवाया गया था। जो वेलका के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पे जो श्रृंगार चौरी है इसके अंदर राणा कुंभा की पुत्री जो रमाबाई है उसको जो बागेश्वरी का विवाह स्थल भी इसी श्रृंगार चौरी मंदिर को माना जाता है, जहाँ पे रमाबाई का क्या विवाह हुआ था, मंडूलिक के साथ हुआ था। जहाँ पर ये विवाह संपन्न हुआ था। किसका हुआ था? राणा कुंभा की पुत्री जो रमाबाई, उसी का। और ये इसी श्रृंगार चौरी मंदिर को आप एक जैन मंदिर भी कह सकते हो। ये एक जैन मंदिर भी है। ठीक है, आप इसको वापस विस्तार में देखेंगे कि यह एक जैन मंदिर है। क्या यह एक जैन मंदिर है? यह मंदिर राणा कुंभा की पुत्री कुंभा की पुत्री का नाम क्या था? रमाबाई का, जो बागेश्वरी का विवाह भी स्थल ये माना जाता है। और यहाँ पे रमाबाई का विवाह हुआ था, किसके साथ हुआ था? मंडूलिक के साथ हुआ था। नोट लगा के आप लिख सकते हो, ये नोट लगा के आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या नोट लगा के लिख सकते हो कि सतविश देवरी मंदिर भी, यह भी एक जैन मंदिर है। सतविश देवरी मंदिर है वो भी एक क्या है? जैन मंदिर है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ेंगे हम अगले पेज की ओर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में ले सकते हो। बढ़ेंगे अगले पेज की ओर। अब पढ़ेंगे जो इसके ना जलाशय तो होना जरूरी है। कि जरूरी थोड़ी वहाँ पानी का कैंपर वगैरह, जो पहले कुएं वगैरह थे तो कम थे, को पानी का कैंपर थोड़ा ही आएगा वहाँ के सुबह सुबह पानी का कैंपर पहुँचाने के लिए आगे। उसके लिए तो जलाशय तो को होने तो चाहिए। जलाशय होंगे नहीं तो बिना जलाशय के पूरा जो गढ़ के अंदर है पानी की व्यवस्था वो सुचारू रूप से नहीं होगी। तो इसके लिए जलाशय भी थे। जो एक है घी तेल की बावड़ी, एक भीमलत कुंड है, रत्नेश्वर तालाब है और घोसुंडी की बावड़ी और खातन की बावड़ी। ये क्या है? इसके अंदर प्रमुख जलाशय थे। हमने महलों के बारे में पढ़ा, मंदिरों के बारे में पढ़ा और आगे जो प्रवेश द्वार है, जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके बारे में पढ़ा और भी प्रवेश द्वार है उनके बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे राजस्थान के जो अंदर चित्तौड़गढ़ है उसके अंदर मुख्य जो प्रमुख जो जलाशय उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और आप देख सकते हो इसके अंदर कौन कौन से जलाशय। सबसे पहले आप लिख सकते हो कि ये इसमें घी तेल बावड़ी है, भीमलत कुंड है, रत्नेश्वर तालाब है, घोसुंडी की बावड़ी है। और घोसुंडी की बावड़ी है जो रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और एक है खातन की बावड़ी। किसकी? खातन की बावड़ी। और यहाँ पे एक नवलखा या नव कोठा भंडार है, नवलखा या नव कोठा भंडार है, जिसका निर्माण बनवीर के द्वारा करवाया गया था। बनवीर के द्वारा तुलजा भवानी मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था, जो छत्रपति शिवाजी की जो आराध्य देवी है। और यहाँ पे बनवीर के द्वारा नवलखा नव कोठा भवन का भी निर्माण करवाया गया। इसे चित्तौड़गढ़ का क्या कहते हैं? लघु दुर्ग कहते हैं। यदि आपको
आपको एग्जाम में पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ के अंदर लघु दुर्ग किसे कहा जाता है, तो आप लिख सकते हो नवलखा या नवकोठा भंडार को क्या कहते हैं, ये लघु दुर्ग कहते हैं चित्तौड़ का, जिसका निर्माण बनवीर के द्वारा करवाया गया था। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप आगे बढ़ेंगे अगले पेज की ओर, उससे पहले थोड़ा और देख लेते, थोड़ा और पीछे बच गया है। इतना कुछ पढ़ लिया है चित्तौड़गढ़ के बारे में, तो हमें विजय स्तंभ के भी बारे में पढ़ लेना चाहिए। यदि विजय स्तंभ के बारे में कुछ नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर जो चित्तौड़गढ़ है उसके अंदर विजय स्तंभ के बारे में भी हम अब देख लेते हैं एक बार, थोड़ा अपनी एक बार नज़र से। यदि निर्माण पूछा जाए कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और इसकी अवधि 1440 से 1448 तक है। यदि और ये पूछा जाए किसकी विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया, तो ये मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। वास्तुकार इसके जेता जो थे वो मेन जेता थे, बाकी तो नाता पोमा पुंजा और भी ये थे। कुल 9 मंजिला, यदि मंजिल पूछी जाए तो 9 मंजिला है और कुल ऊंचाई यदि एक पूछी जाए 122 फीट है। और कवि महेश ने इसको समाप्त किया और कवि अत्रि ने इसको प्रारंभ किया था। एक बार विस्तार से समझ लेते हैं। इसका निर्माण पूछा जाए तो निर्माण किसने करवाया था, कुंभा के द्वारा करवाया गया था। निर्माण अवधि पूछा जाए तो 1440 से लगा के 1448 तक इसका जो निर्माण की अवधि रही है वो जीर्णोद्वार इसका सर्व सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस भवन की तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है, अरबी भाषा में 9 बार में अल्लाह लिखा हुआ है। जो इसकी तीसरी मंजिल है विजय स्तंभ की, उस विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है, अल्लाह 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 जो है वो 9 बार लिखा हुआ है। और 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। जो विजय स्तंभ की 8वीं जो मंजिल है उस सिख के ऊपर कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। और उसके बाद में देखेंगे तो इसको कब बनवाया गया, तो ये मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया। कब बनवाया गया, मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में ये बनवाया गया था। यदि वास्तुकार इसका पूछा जाए कि विजय स्तंभ का जो वास्तुकार कौन थे, तो आप लिख सकते हो जेता। जेता तो एक मैन थे। उसके बाद में भी आप पूछा जाए तो नाथा पोमा पूंजा ये भी इसके क्या थे, वास्तुकार थे। ये भी इसके क्या थे, वास्तुकार थे। ठीक है, अब देखोगे आगे वापस इसको। प्रथम मंजिल पर क्या लिखा हुआ है, प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर निर्मित है। जो प्रथम मंजिल है, जो 8वीं मंजिल पे मैंने आपको बताया है मूर्ति स्थापित नहीं है। और जो 9वीं मंजिल है वहाँ पे नहीं, सॉरी, जो तीसरी मंजिल है वहाँ पर 9 बार अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। और ये 9 मंजिल जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक जो कौन है, कवि अत्रि है। कौन, अभी अत्रि ने जो प्रारंभ किया और कवि महेश ने इसको समाप्त किया। और प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर निर्मित है। और मैंने आपको वापस बताया कि प्रथम जो मंजिल है उस पर विष्णु मंदिर निर्मित है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। और 9वीं मंजिल है जो वहाँ पर, तो मैंने कितने बार बताऊं कि वहाँ पे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। जो वहाँ के जो लेखक है वो कौन है, कवि अत्रि, और प्रारंभ किया और कवि महेश ने इसको क्या किया था, समाप्त किया। यदि पूछा जाए कि कुल कितने मंजिला, तो 9 मंजिला भवन है। कितने मंजिला भवन है, 9 मंजिला भवन है। यदि कुल ऊंचाई पूछी जाए तो कोई सिर्फ एग्जामिनर आप भी जाए, पूछते भी नहीं है, लेकिन वैसे आप भी जाए पूछ भी ले तो आप ऊंचाई याद करके चले जाना कि ऊंचाई कितनी 122 फीट है। और चौड़ाई भी पूछ ले, कोई ऐसा भी और भी आ जाए कोई सिर फिरा के चौड़ाई भी पूछ ले तो आप चौड़ाई भी याद करके जा सकते हो। कितनी है, 30 फीट है। कितनी, 30 फीट है। एक और याद रखना कि इसको जो 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो भी है, उसको प्रारंभ कवि अत्रि ने प्रारंभ किया था, कवि महेश ने इसको समाप्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं। और ये विजय स्तंभ है, इसको जय स्तंभ, विष्णु ध्वज जो विक्ट्री टावर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक बार आप याद कर लेना, ये है कुल 9 मंजिला है और कुल ऊंचाई कितनी 122 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है। और सीढ़ियाँ पूछ ले तो आप लिख सकते देना कि सीढ़ियाँ कितनी 157 सीढ़ियाँ है। कितनी सीढ़ियाँ, 157 सीढ़ियाँ। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पढ़ेंगे हम अगले पेज की, और उससे पहले आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अपने नोट्स बनाने के लिए। आगे बढ़े अगले पेज की ओर। और विजय स्तंभ के बारे में पढ़े तो विजय स्तंभ जो है ये उसको मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस या वन विभाग का क्या एक प्रतीक चिन्ह भी है। कुल लागत यदि पूछी जाए तो उस टाइम भी इसकी लागत आई थी 80 से 90 लाख रुपए इसकी लागत है। लगभग 80 लाख मान लो, लेकिन लिख सकते हो 90 लाख यहाँ पे इसकी लागत आई थी। राजस्थान का प्रथम स्मारक है जिसके ऊपर 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। 15 अगस्त 1949 को इस पे क्या हुआ था, 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। वापस देख सकते हो ये इसके बारे में। ये विजय स्तंभ को मूर्तियों का क्या कहते हैं, अजायब घर कहते हैं। और वहाँ भारतीय मूर्ति का विश्वकोश भी कहा जाता है। भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश भी कहा जाता है। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और वन विभाग का ये क्या है, प्रतीक चिन्ह है, इसको ये माना जाता है। आप लिख सकते हो कि इसकी कुल लागत उस वक्त भी इसकी लागत 90 लाख रुपए थी। कितनी थी, 90 लाख रुपए। 90 लाख या 80 लाख या 90 लाख थी, उस वक्त भी इसकी कीमत 90 लाख रुपए थी।
राजस्थान का प्रथम स्मारक विजय स्तंभ जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का क्या डाक टिकट जारी हुआ। कब जारी हुआ? 1 रुपये का डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान का प्रथम स्मारक है जिसके ऊपर 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है। यदि पूछा जाए कि किसको समर्पित है तो आप लिख सकते हो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके बारे में कुछ कोटेशन है, जो प्रमुख कथन है वो भी इसके बारे में अपन एक बार देख लेंगे। इसके बारे में कुछ प्रमुख कथन है जो भी आप एक बार देख सकते हो। विजय स्तंभ कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि विजय स्तंभ है जो कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है। किससे? कुतुब मीनार से भी एक श्रेष्ठ है। विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान कहा। किसने कहा? ये रोम के टार्जन के समान फर्ग्यूसन ने क्या कहा था कि विजय स्तंभ को एक रोम के टार्जन के समान इसको बताया गया है। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज किसने कहा था? विष्णु ध्वज कहा था उपेंद्र नाथ ने कहा था। उपेंद्र नाथ ने क्या कहा था कि ये विजय स्तंभ है वो एक विष्णु ध्वज के समान है। विजय स्तंभ को संगीत की भव्य चित्रशाला कहा था डॉक्टर सीमा राठौड़ ने। किसने कहा? डॉक्टर सीमा राठौड़ ने कहा कि ये जो है ये संगीत की भव्य चित्रशाला है। उसके बाद विजय स्तंभ को लोक जीवन रंगमंच कहा था गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। फिर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि कहा था डॉक्टर आर.पी. व्यास ने। किसने कहा? डॉक्टर आर.पी. व्यास ने। मूर्तिकला की अनुपम निधि, मूर्तिकला की अनुपम निधि या विश्वकोश कहा था डॉक्टर जी.एच. ओझा ने। किसने? डॉक्टर जी.एच. ओझा ने। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले पेज की और विजय स्तंभ के जस्ट सामने कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। कीर्ति स्तंभ का यदि निर्माण पूछा जाए तो जैन व्यापारी जीजा शाह ने करवाया था। कुल 7 मंजिला यह है और कुल ऊंचाई 76 फीट है और जैन धर्म का ये क्या एक स्मारक है। आप लिख सकते हो वापस इसको कि यहाँ निर्माण जो कीर्ति स्तंभ का जैन व्यापारी के द्वारा करवाया, जीजा शाह के द्वारा करवाया गया और कुल 7 मंजिला, कुल ऊंचाई पूछी जाए तो 76 फीट है। कितनी है? 76 फीट इसकी ऊंचाई है। जैन मंदिर का स्मारक है। जैन मंदिर का एक स्मारक। यह भवन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है। किसको? जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर है उनका नाम क्या है? आदिनाथ या ऋषभदेव भी आप लिख सकते हो। को ये क्या है? समर्पित है। जैन प्रशस्ति भी कहते हो, कीर्ति स्तंभ भी इसको कहते हैं। उसके बाद में वापस पढ़ेंगे अपन चित्तौड़गढ़ के बारे में। चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा गया है तो गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़या। ये किसके द्वारा कोटेशन कहा गया कि गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़या? ये किसके द्वारा कहा गया? अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। और चित्तौड़गढ़ का यदि आधुनिक निर्माता पूछा जाए तो कौन है? आधुनिक निर्माता है ये है राणा कुंभा है। और मार्ग के साथ सर्पिलाकार है, राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया जो मार्ग है वो सर्पिलाकार है। आकृति पूछी जाए तो वेल मछली के समान है। कैसी? वेल मछली के समान इसकी आकृति। छोटा दरवाजा है जिसे क्या कहते हैं? लाखेटा बारी कहते हैं। राजस्थान का जो है सबसे बड़ा दुर्ग है। राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा दुर्ग है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती। क्या की जाती? खेती। राजस्थान के अंदर इतने दुर्ग है उसमें से ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो लिविंग फोर्ट है, सबसे बड़ा दुर्ग है। अब पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ के प्रमुख शाखे कौन कौन से। चित्तौड़गढ़ के प्रमुख शाखों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी शाखों के बारे में पढ़ेंगे? चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा शाखे हुए राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ के अंदर कितने शाखे हुए? 3 शाखे हुए। पहला शाखा हुआ था 26 अगस्त 1303 को, दूसरा हुआ था 1534 को और तीसरा हुआ था फरवरी 1568 को। 3 शाखों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, हम अपन चर्चा करेंगे अभी। सबसे पहले है प्रथम शाखा। प्रथम शाखा कब हुआ था? 26 अगस्त 1303 को। कब हुआ था? 26 अगस्त 1303 को। 26 अगस्त 1303 को हुआ था। ठीक है। फिर हुआ था इस जो प्रथम शाखा हुआ था उसमें केसरिया किसने किया था और जौहर किसने किया था? जिस स्थान पर केसरिया और जौहर दोनों हो उसे क्या कहेंगे? उसे शाखा कहेंगे। तो जो प्रथम शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ का वहाँ पे जो केसरिया किया था वो किया था रावल रतन सिंह ने और जो जौहर किया था रानी पद्मिनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रानी पद्मिनी के द्वारा क्या किया गया था? जौहर किया गया था। आक्रमणकारी यदि पूछा जाए कि 1303 में आक्रमण हुआ था तो उसमें आक्रमणकारी कौन था? तो एक के था। एक के मतलब एक अलाउद्दीन खिलजी था। राजस्थान के इतिहास का जो सबसे बड़ा शाखा माना जाता है और ये जो प्रथम शाखा है 26 अगस्त 1303 चित्तौड़ का शाखा है ये राजस्थान के अंदर सबसे इतिहास का सबसे बड़ा शाखा माना जाता है। इतिहास का क्या? सबसे बड़ा शाखा माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे बड़ा शाखा माना जाता है। कौन सा माना जाता है? 1303 का जो केसरिया जो किया था रावल रतन सिंह ने, जौहर रानी पद्मिनी के द्वारा किया गया था। आक्रमणकारी एक के खिलजी था। चित्तौड़गढ़ में प्रतिवर्ष चैत्र मास को जौहर मेला लगता है और चित्तौड़गढ़ में प्रतिवर्ष क्या मेला लगता है? कौन सा मेला लगता है? जौहर का मेला लगता है, चैत्र मास को लगता है। आगे बढ़ेंगे।
दूसरा शाखा, राजस्थान का जो दूसरा शाखा हुआ था वो 1534 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1534 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इसके अंदर केसरिया जो किया था रावत बाघ सिंह के द्वारा किया गया था, और जो जोहर किया था रानी कर्मावती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रानी कर्मावती के द्वारा जो जोहर किया गया था। जहाँ पे जोहर और केसरिया दोनों हो वहाँ पे उसको क्या कहेंगे? उसको शाखा कहेंगे। और आक्रमणकारी यदि पूछा जाए तो गुजरात का कौन था? बहादुर शाह। कौन था? गुजरात का बहादुर शाह के द्वारा जो ये आक्रमण किया गया था। तो उसी वक्त जो दूसरा शाखा 1534 ईस्वी रावत बाघ सिंह के द्वारा और जोहर रानी कर्मावती के द्वारा किया गया था। फिर तीसरा शाखा यदि देखें तो तीसरा शाखा हुआ था 1568 के अंदर, फरवरी 1568 के अंदर हुआ था। इसमें जो केसरिया किया था फतेह सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फतेह सिंह के द्वारा किया गया था। और जो वापस जोहर किया गया था फूल कवर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा जोहर किया गया था? फूल कवर के द्वारा किया गया था। आक्रमणकारी यदि पूछा जाए तो कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। इसे मेवाड़ का अंतिम एवं तीसरा शाखा कहा जाता है। और ये इस शाखे को मेवाड़ का अंतिम और तीसरा शाखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस मेवाड़ को अंतिम और तीसरा शाखा कहा जाता है। आप आगे बढ़ेंगे, स्क्रीन शॉट भी आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। आप इसका स्क्रीन शॉट लेना कोई चाहता है तो आप स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हो। अपना नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। बढ़ेंगे अगले पेज की ओर। हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने चर्चा की है चित्तौड़गढ़ के बारे में। अब चर्चा करेंगे राजस्थान के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है राजसमंद के अंदर है। इसके अंदर कुल प्रवेश द्वार 8 है और जो इसका मेन प्रवेश द्वार है उसका नाम ओरठ फॉल है। और निर्माण यदि पूछा जाए तो संप्रति मौर्य के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया था? संप्रति मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और यदि कुंभलगढ़ का यदि आधुनिक निर्माता यदि पूछा जाए तो कुंभलगढ़ आपको नाम से पता चल रहा है का मतलब कुंभा और का मतलब कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ का निर्माण जो आधुनिक निर्माता वो कुंभा के द्वारा करवाया गया था 1443 से 1458 के बीच। यदि श्रेणी पूछा जाए तो आप इसकी श्रेणी गिरी या परिद ये दोनों ही आप कर सकते हो। गिरी मतलब ये पहाड़ी पर निर्मित है। जो जिस पहाड़ी पे ये निर्मित है उस पहाड़ी का नाम क्या है? जरगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? जरगा पहाड़ी है। वास्तुकार यदि पूछा जाए तो कौन है? मंडन है। कौन है? मंडन है। इसको वापस अपन विस्तार से देखेंगे तो राजसमंद के अंदर ये कुंभलगढ़ का जो दुर्ग स्थित है। और कुल यदि प्रवेश द्वार यदि पूछा जाए तो प्रवेश द्वार कितने? 8 प्रवेश द्वार है। कितने? 8 प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? ओरठ फॉल है। क्या है? ओरठ फॉल। क्या नाम है? ओरठ फॉल है। यदि निर्माता पूछा जाए तो निर्माण जो सर्वप्रथम निर्माण किया था उसका नाम था संप्रति मौर्य। कौन? संप्रति मौर्य नाम था। और आधुनिक निर्माता यदि पूछा जाए आपको कि कुंभलगढ़ का आधुनिक जो निर्माता कौन है तो आप लिख सकते हो आधुनिक निर्माता कौन है? राणा कुंभा था। कौन? राणा कुंभा, जिसने निर्माण करवाया था आधुनिक निर्माता 1443 से 1458 के बीच में। यदि श्रेणी पूछी जाए कि कुंभलगढ़ की श्रेणी कौन सी तो आप लिख सकते हो परिधीय गिरी। कौन सी श्रेणी? परिधीय गिरी श्रेणी। गिरी मतलब पहाड़ी। पहाड़ी से इसे आप पता चल सकता है कि ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है? पहाड़ी पर स्थित है। जिस पहाड़ी का नाम है उस पहाड़ी का नाम है जरगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? ये जरगा पहाड़ी पर स्थित है। इसके यदि वास्तुकार पूछा जाए कि कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन है तो आप लिख सकते हो वास्तुकार मंडन है। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार यदि आपको पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन है? मंडन है। उपनाम यदि आपको पूछे जाए कि कुंभलगढ़ के उपनाम क्या है तो उपनाम लिख सकते हो मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। किसका प्रहरी? मारवाड़ सीमा का। मारवाड़ और मेवाड़ सीमा का जो प्रहरी है, जो बीच में दोनों के बीच में जो सीमा का प्रहरी है वो किसको कहते हैं? कुंभलगढ़ को कहते हैं। और इसको मेरुदंड भी कहते हैं। क्या? मेरुदंड भी कहते हैं। मेवाड़ राजाओं की शरणस्थली कहते हैं। और इसको मेवाड़ राजाओं की क्या कहते हैं? शरणस्थली भी कहते हैं। मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं। और इसको मेवाड़ की क्या कहते हैं? तीसरी आंख। क्या कहते हैं? कुंभलगढ़ मेवाड़ की तीसरी है। मेवाड़ की तीसरी आंख भी किसको कहते हैं? कुंभलगढ़ को कहते हैं। वो एस्ट्र कुन दुर्ग भी कहते हैं। ये एस्ट्र कुन दुर्ग जो कहा कर्नल जेम्स टोड ने कहा। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा था? एस्ट्रकुटन। क्या कहा था? एस्ट्रकुटन दुर्ग से इसकी तुलना की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप इसका यदि स्क्रीनशॉट आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ये रहा इसका स्क्रीनशॉट। आप यदि आगे बढ़े उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट यदि आप नोट्स बनाने के लिए अपनी कॉपी में लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले पेज की ओर। प्रवेश द्वार से हम जैसे ही अंदर घुसेंगे तो सबसे पहले अपन जाएंगे तो नीलकंठ महादेव जी का मंदिर आएगा। कौन सा मंदिर आएगा? नीलकंठ महादेव मंदिर आएगा। कौन सा मंदिर? नीलकंठ महादेव मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जो उसके बाद में कर्नल टोड ने यूनानी शैली का मंदिर बताया। नीलकंठ महादेव मंदिर को कर्नल टोड ने जो बताया है वो यूनानी शैली का मंदिर बताया। कौन सी शैली का मंदिर बताया? यूनानी शैली का मंदिर बताया। आप इसको वापस लिख सकते हो। फिर इसके अंदर एक जाली रानी का मालिया है। क्या? जाली रानी का मालिया स्थित है। कौन सा जालिया है? जाली रानी का मालिया स्थित है। ये अटपटा महल भी कहते हैं। और जाली रानी के जो मालिया है उसे क्या कहते हैं? अटपटा महल भी कहते हैं। फिर थोड़ा आगे जाएंगे नीलकंठ महादेव मंदिर के बाद में कुंभ श्याम का मंदिर आएगा।
किसका मंदिर आएगा? कुंभश्याम का मंदिर आएगा। नाम से ही पता चल रहा है कुंभश्याम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। जिसके अंदर शिवलिंग का, जिसके अंदर किसका मंदिर है? शिवलिंग, मतलब शिव का मंदिर, शिवलिंग है। 5-5.5 फीट इसकी हाइट है। कितनी हाइट है? 5.5 फीट है। जब कुंभा इसकी मतलब पूजा आरती करता था तो जब बैठता था तो ये इसके बराबर आके, मतलब इसका जो बैठने पर भी ये उस शिवलिंग के बराबर दिखता था। ठीक है। उसके बाद आता है इसके अंदर बादल महल है। कौन सा महल है? बादल महल। बादल महल के अंदर 2 कक्ष है, एक जनाना कक्ष है, एक मर्दाना कक्ष है। कौन सा कक्ष है? एक जनाना कक्ष और एक मर्दाना कक्ष है। जनाना कक्ष के अंदर भी एक जूनी कचहरी है, एक है श्रृंगार कक्ष। जूनी कचहरी के अंदर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, जिससे कि का यहाँ राणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। आगे बढ़ेंगे। आप यदि इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और आगे बढ़ो तो आगे अगले पेज की ओर बढ़ेंगे। कोंबलगढ़ का उच्चतम बिंदु है जो कटारगढ़ है, उसे कहते हैं। कटारगढ़ के अंदर कुंभा स्वयं निवास करता था। जो कटारगढ़ है इसके अंदर कुंभा स्वयं ही निवास करता था। कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई इतनी ऊपर थी कि इसके बारे में अबुल फजल ने भी कहा था कि यह दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की जो पगड़ी है वो गिर जाती है, क्योंकि इसकी हाइट इतनी ऊपर थी। जब नीचे से आदमी जब कभी खड़ा रहता है, सिर पर यदि पगड़ी होती है, यदि ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी सिर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। उसकी इतनी मतलब हाइट थी, इसलिए तो उसको कहते हैं कि इससे मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं। फिर आता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी भी वो यहीं पर बनी हुई है, जिसे उड़ता या उड़ना राजकुमार कहते हैं। मामादेव कुंड भी यहीं पर बना हुआ है। इस कुंड के पास में ही उदय ने राणा कुंभा की क्या की थी? हत्या की थी। ठीक है। और उदय की जो हत्या की थी किसने की थी? राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उदय ने की थी। इसलिए उदय को मेवाड़ के अंदर पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो आप, लिखा हुआ है कि कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु किसे कहते हैं? कटारगढ़ को कहते हैं। कुंभा, जिस कटारगढ़ के अंदर कुंभा स्वयं क्या निवास करता था। कटारगढ़ को मेवाड़ की क्या कहते थे? तीसरी आंख कहते थे। क्या कहते थे? तीसरी आंख कहते थे। और इसकी ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण अबुल फजल ने इसे क्या किया था? अबुल फजल ने इसको कहा था कि यह दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर इसकी सिर की पगड़ी है जो गिर जाती है। अबुल फजल ने कहा था कि इस कटारगढ़ की ऊंचाई इतनी है कि यदि इसको नीचे से कोई भी व्यक्ति खड़ा रहकर यदि देखता है तो सिर पे यदि पगड़ी है, तो यदि वो देखता है तो ऊपर की तरफ, तो उसके सिर की पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। फिर इसके अंदर देखेंगे कि पृथ्वीराज सिसोदिया का जो भी छतरी है वो इसके अंदर बनी हुई है। पृथ्वीराज सिसोदिया जो जो जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं, उड़ता राजकुमार कहते हैं। यहाँ पर मामादेव कुंड बना हुआ है। कौन सा कुंड बना हुआ है? मामादेव कुंड बना हुआ है। और एक मामदेव कुंड अलग है, एक मामादेव कुंड अलग है। मामदेव कुंड है जो सिवाना के अंदर है, और ये मामादेव कुंड है जो कहाँ पर है? कुंभलगढ़ के अंदर है। इस कुंड के पास में उदय ने राणा कुंभा की क्या की थी? हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? राणा कुंभा की हत्या की थी। किसने की थी? उदय ने हत्या की थी। इसलिए उदय को मेवाड़ के अंदर पितृहंता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। जिसने हत्या की थी राणा कुंभा की 1468 ईस्वी में हत्या की थी। मामादेव कुंड है एक, ये अलग है, ये कुंभलगढ़ के अंदर। और एक मैंने आपको वापस बताया कि ये मामदेव कुंड है ना, ये मामदेव कुंड, ये मामदेव कुंड कहाँ पे? सिवाना के अंदर है। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? बाड़मेर है, जिसको मारवाड़ की शरण स्थली कहते हैं, राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। फिर इस दुर्ग के चारों तरफ 36 किलोमीटर, कितनी? 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। 36 किलोमीटर और 8 मीटर चौड़ी दीवार है, जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? भारत की महान दीवार कहते हैं। अब राजस्थान के अंदर छोड़ो, भारत के अंदर भी इसको मतलब महान दीवार कहते हैं। एक चीन की दीवार है और दूसरे नंबर पर कौन सी है? जो है ये भारत की दीवार है। ठीक है। इस दुर्ग के चारों तरफ कितनी? 36 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी क्या लगी हुई है? दीवार। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आप इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अगले पेज की ओर।